नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ट्रंप का जो राष्ट्र के नाम संदेश हुआ, कल 20 मिनट का भाषण था, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद जो ट्रंप के प्रशासन के अंदर इतनी ज्यादा गहमा गहमी है इस समय, और खासकर जो वॉर डिपार्टमेंट है, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और ट्रंप के बगावत के बारे में तो हम कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो वॉर डिपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां सामने नजर आ रही हैं कि उससे वाकई में देख के लगता है कि कई लोग ट्रंप के फैसलों से खुश नहीं थे। अब अभी क्या हुआ है, रक्षा सचिव, मैं इसको पढ़ के आपको बता रही हूं कि रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने शुक्रवार को अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज से तुरंत पद छोड़ने को और कहा कि आप तुरंत रिटायरमेंट ले लीजिए। इसके फौरन बाद नए जनरल लॉ नीव की नियुक्ति कर दी गई। ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच चल रही युद्ध के दौरान हुई है। कहा जा रहा है कि जनरल रैंडी जॉर्ज ईरान के जमीनी लड़ाई के लिए पैदल सेना भेजने के खिलाफ थे, यानी कि जो ग्राउंड इन्वेजन था उसको लेकर जो रैंडी जॉर्ज हैं वो शायद, ये सूत्रों के हवाले से सारे अमेरिकन टीवी चैनल्स पर खबर है, कि वो नहीं चाहते थे कि जमीनी सेना इसको लेकर उतारी जाए। अब रक्षा विभाग में अभी कई और लोग हटाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं, जिसमें एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल का भी नाम है। जनरल रैंडी जॉर्ज को बिना कोई कारण बताए तुरंत पद छोड़ने के लिए कहा गया है। उनका रिटायरमेंट अगले साल होना था। उनकी जगह जनरल लॉ नीव को नियुक्त किया गया है, जो उत्तराधिकारी बनने से पहले हेक्सेथ के निजी सैन्य सहायक के रूप में कार्यरत थे। हेक्सेथ के नेतृत्व में हटाए गए वरिष्ठ सेना सैन्य नेताओं की सूची अब चौंका देने वाली है। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन, नौसेना संचालन प्रमुख, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके डेप्यूटी रक्षा खुफिया प्रमुख, साइबर कमांड प्रमुख, तटरक्षक बल के कमांडेंट, सभी शीर्ष सैन्य वकील और अब सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि बहुत एक लंबी फेहरिस्त है। और क्या इन सारे लोगों ने ट्रंप का जो कहा है उसको मानने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि उनको हटाया जा रहा है। अब ये जो पूरी खबर है, इसके बीच में सोशल मीडिया पर चीजें काफी वायरल हो रही हैं, और तमाम तरीके की चीजें लोग लिख रहे हैं। कुछ ट्वीट्स के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ट्वीट है जो ट्रिप गैब्रियल का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हेक्सेथ्स फायरिंग ऑफ जनरल रैंडी जॉर्ज reflects growing hostility between Hegseth and the army's leadership, military officials told NYT, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स को मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये बताया है। और हेक्सेथ ने क्यों जनरल रैंडी जॉर्ज को फायर किया, ये दिखाता है कि पीट हेक्सेथ और जो उनके जनरल्स हैं उनके बीच में जो दूरियां हैं, उनके बीच में जो खाई है, वो काफी बढ़ गई है। ये एक ट्वीट था। अब एक दूसरे ट्वीट की मैं बात करती हूँ, और वो दूसरा ट्वीट एक कोरोबोचका नाम का जो एक ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से लिखा गया है। 100% ट्रंप आस्क्ड पेंटागन टू डू समथिंग अनएक्सेप्टेबल, यानी कि ट्रंप ने पेंटागन से कुछ ऐसी चीज कही होगी जिससे कि ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं, मिलिट्री कमांडेंट्स हैं, ये जो टॉप आर्मी के नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने इसको मना कर दिया होगा। इट्स आइदर बूट्स ऑन द ग्राउंड और एन ओपन एंड सिग्नल न्यूक्लियर स्ट्राइक। अब इस पर लोग कयास लगा रहे हैं कि या तो इसमें जमीनी सेना को बोला गया होगा भेजने के लिए, और या तो न्यूक्लियर स्ट्राइक के डायरेक्शंस दिए गए होंगे। दिस इज द वर्स्ट साइन पॉसिबल। इसको लेकर तमाम तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो इस समय वायरल हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये किस बात का संकेत है? क्या एक हारे हुए ट्रंप का संकेत एक बार फिर से नहीं दिया गया है? और ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद ये सारी गतिविधियां अगर हो रही हैं तो इसके क्या मायने हैं, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट भी ज्वाइन करेंगे। आई थिंक वो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं सिद्धार्थ आपसे शुरू करती हूँ कि ये पीट हेक्सेथ ने जो रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा लिया, और उसके पहले और भी कई लोग हैं जिनके लाइन में नाम है, आखिर ये किस बात का संकेत है? हो क्या रहा है पेंटागन में? हाँ, मोटा मोटी हो ये रहा है कि ईरान को बम से फोड़ने वाले ट्रंप की टीम खुद ही अंदर अंदर फूट रही है। एक्सप्लोड के बदले दूसरे को एक्सप्लोड करने चले थे, ये खुद ही इम्प्लोड कर रहे हैं।
और ये सिर्फ आपने जो बताया वो बात नहीं है, उनकी जो अमेरिका की सबसे बड़ी कानून मंत्री हैं पैम बॉन्डी, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। सेना के 4 बड़े जनरलों को इन्होंने हटा दिया है पिछले 24 घंटे में। एक हफ्ता पहले आतंकवाद विरोधी प्रमुख जो थे जो केंट साहब, वो भी बाहर निकल चुके हैं, वो रिजाइन करके निकल गए। राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के तुलसी गबार्ड के ऊपर तलवार लटक रही है। आप कह रहे हैं कि एफबीआई के कैश पटेल के ऊपर तलवार लटक रही है। इससे पहले हमें पता है ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के 7 नौसैनिक बेड़ों में से 2 नौसैनिक बेड़ा यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन, ये दोनों ईरान से 1,000 किलोमीटर दूर निकल गए हैं। ऐसा सब हो क्यों रहा है? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ये कल नहीं हो रहा है, ये अंदर अंदर हुआ ये कि जिस ईरान को इन्होंने पिछले साल सितंबर में बमबारी करके बोला था कि ईरान पाषाण युग में जा चुका है, उस ईरान पर 4-8 महीना बाद फिर हमला क्यों करना पड़ा दूसरी बार? क्योंकि बीच में एप्स्टीन फाइल नाम का एक बेताल निकल गया। एप्स्टीन फाइल का नाम का बेताल जैसे ही निकला, आपको याद करना चाहिए कि 20 दिसंबर 2025 को अमेरिकी संसद ने इसको बिल पास किया कि एप्स्टीन फाइल के जितने भी करीब करीब 30 लाख पन्ने हैं उसको सार्वजनिक किया जाए। तो सार्वजनिक करने का जो काम है, वो सार्वजनिक करने का काम, क्योंकि ये जो एप्स्टीन फाइल है वो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन थी, एफबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, 2009 से चल रहा था। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के ऊपर 30 लाख उसमें पन्ने थे। तो उन पन्नों को सार्वजनिक करने का काम जो था, उसका जो बीड़ा था, वो एफबीआई के हाथ में था। अब दिक्कत ये थी कि एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा बार नाम आता है ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब का नाबालिग बच्चियों के साथ फोटो भी आता है उस एप्स्टीन फाइल में। यहाँ तक चर्चा है कि कई लोगों ने कहा है कि वहां पर नर मांस भक्षण और नरबलि भी दी गई थी, छोटी छोटी, एक नौ सवाल 9 साल अगर, तक की। हाँ, एक सवाल छोटा सा करके मैं प्रोफेसर पाशा के पास जाती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स को थोड़ा किनारे रख देते हैं, क्योंकि इस समय लेटेस्ट ट्रिगर जो है वो ये है कि पेंटागन में क्या हो रहा है, इतने सारे, चाहे वो कैश पटेल हो, चाहे पैम बॉन्डी हो, चाहे फिर रैंडी जॉर्ज का रेजिग्नेशन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो कयास लग रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ईदर इट्स अबाउट द बूट्स ऑन द ग्राउंड और इट्स अबाउट द न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्या कारण आपको लगता है? उसके बाद मैं प्रोफेसर पाशा के पास जाती हूँ जी। दो, दोनों ही कारण हैं। तो जैसे ही एप्स्टीन फाइल आया ट्रम्प साहब के ऊपर, ट्रम्प साहब का नाम था, उसको उनको रोकना था, इसीलिए एफबीआई को कहा पैम बॉन्डी साहब मैडम को कि आप इसको रोकिए। लेकिन अमेरिका का क्योंकि संसद था, जिन जिन लोगों ने रोफ खन्ना वगैरह ने उस कानून को लाया था, उसको बाहर निकालने की बात कर रहे थे। तो इस चीज से बचने के लिए ट्रम्प साहब ने क्या किया, नेतन्याहू के साथ मिलके, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का एक मास्टर फाइल इसराइल के मोसाद के पास भी है, इन्होंने सोचा कि डाइवर्ट करते हैं, ईरान पर हमला करते हैं। और ईरान पर जब हमला करेंगे तो वेनेजुएला की तरह 2-3 दिन में मामला निपट जाएगा। और जैसे ही निपटेगा कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए वाली बात हो जाएगी, तो जीत में चली जाएगी। जैसे भारत में भी बीजेपी एसआईआर वगैरह सब कुछ करती है, लेकिन अंत में जब सब कुछ गलत भी करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाती है, बोला देखो हम जीत गए, तो जीत गए तो सब। जैसे भी ट्रंप साहब को लगा कि कोई हम जीत जाएंगे तो मेरे सारे पाप पुराने धुल जाएंगे, ये सोच के उन्होंने ईरान पर हमला किया। अब दिक्कत ये हुई कि ईरान इतना आसान नहीं निकला वेनेजुएला जैसा, इनको सेना को और ज्यादा उसमें लगाते रहना पड़ गया। और जैसे जैसे आप सेना को ज्यादा लगाना पड़ गया, इनकी तैयारी सेना की नहीं थी, इनकी सेना ने बहुत सारे वार क्राइम्स किए, क्योंकि युद्ध में एक नियम होता है कि युद्ध में आप सिविलियन टारगेट्स को नहीं मार सकते, जैसे स्कूल को, अस्पताल को, ब्रिज को, पानी के संयंत्रों को। लेकिन ट्रंप साहब की सेना ने ट्रंप साहब के कहने पर काफी जाने अनजाने अमेरिका के, हमें पता है, आयरिस देना नाम के जहाज को मारा, जो कि युद्ध में से कोई लेना देना नहीं था। मीनाब में 166 बच्चियों को मारा। परसों ही वहां के कैंसर इंस्टीट्यूट को मारा। कल उन्होंने वहां पर एक पुल को मारा। पानी के केशम में पानी के संयंत्र को मारा। तो ये सब युद्ध, जिसको कहते हैं ना, वॉर क्राइम्स हो रहे थे। अब वॉर क्राइम्स होने करने के बावजूद आप युद्ध नहीं जीत रहे हो, इसीलिए परसों ट्रंप साहब टीवी पर आए, कल 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 सुबह में, और कहे कि मैं अगले 2 हफ्ते में इस चीज को निपट दूंगा। अब इसको 2 हफ्ते में आप निपटने का मतलब यह है कि या तो आपको ईरान के अंदर अपने हजारों सैनिकों को भेजना है, या तो ईरान को चुप करवाने के लिए आपको परमाणु विस्फोट उसके ऊपर छोटा मोटा करना है। अब दोनों ही स्थिति में, एक स्थिति में अगर आप अमेरिका के सैनिकों को ईरान में भेजते हैं तो आपके हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। इसीलिए उनके जनरल लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मैच खेलने लायक नहीं है सर, ये हम नहीं कर सकते। ये आप जो कह रहे हैं, आप कहेंगे और मैं अपने आपके कहने पर अगर अपने सैनिकों को भेज दूं तो 10,000 सैनिक जब मरेंगे तो उसका पाप मेरे ऊपर लगेगा, ऊपर से वो वार क्राइम कहलाया जाएगा। दुनिया में हम कहीं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। आप ध्यान में रखिए, यही नेतन्याहू जिनके साथ ये युद्ध कर रहे हैं, इनके ऊपर वार क्राइम का केस पहले से लगा हुआ है। नेदरलैंड्स में 8 देशों में नेतन्याहू का आना बैन किया हुआ है।
तो ये क्योंकि ट्रंप साहब इस युद्ध में खिसिया के, ईरान ने इनको ऐसा फंसा दिया चक्रव्यूह में हॉर्मुज नाम के, कि वो खींच रहा है युद्ध में, आओ 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 और ज्यादा लड़ो, और नजदीक आके लड़ो, और नजदीक आके लड़ो। उस चक्कर में ट्रंप साहब जितना नजदीक जा रहे हैं, उनको ये युद्ध में वो वार क्राइम करते जा रहे हैं। लेकिन ये वार क्राइम करना ट्रंप साहब की इच्छा हो सकती है, लेकिन बम गिराने का काम तो जनरल के ऑर्डर पर होगा। कि किसी पर जगह पर मिसाइल जो गिराएंगे, वो तो ट्रंप साहब बटन नहीं दबाएंगे, जनरल दबाएगा। तो जनरल कह रहा है मैं आपके पाप का भागी मैं क्यों बनूं, ईरान हमारे लिए तो, अमेरिका के लिए तो ईरान कोई खतरा नहीं है। इस कारण से मेरे ख्याल से ट्रंप साहब क्योंकि अपनी टीम को गलत काम करवा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म कर देता हूं। एक टीम का कप्तान है, क्रिकेट टीम का कप्तान है, वो अपने बैट्समैन को बोले कि भैया अच्छा से रन बनाओ, बॉलर को बोले अच्छा सा विकेट लो, तब तो वो करेगा। लेकिन अगर वही कप्तान बोले अपनी टीम को कि सामने वाली टीम को ना रात में जमाल गोटा पिला के आ जाओ, तो टीम का प्लेयर बोलेगा ना कि कैप्टन मेरा काम पिच पर खेलना है, दूसरे टीम को जमाल गोटा देने का काम मेरा नहीं है। तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, ईरान के ऊपर गलत ढंग से गैर कानूनी और वार क्राइम जिसे कहते हैं, युद्ध के अपराध का काम कर रहे हैं। उनके जनरल इसमें शामिल होना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए इम्प्लोड हो रहा है, अंदर अंदर उनकी फूट आ रही है। उनके जहाज, जो दो जंगी जहाज जो है वो हरमुज और ईरान से 1000 किलोमीटर दूर चले गए। उनकी सेना बिल्कुल, ट्रंप साहब जो जो बोल रहे हैं ना, उनकी सेना वो बिल्कुल करना नहीं चाह रही है। इस बीच में हो ये गया है कि वो जो एप्स्टीन फाइल थी, वो पैम बॉन्डी को अमेरिकी संसद ने, कांग्रेस ने बुला लिया है कि तुमने क्या क्या छुपाया उसको बोलो। तो अब वो बोलेगी तो फंसेगी, इसीलिए उसको भी, उससे भी इन्होंने क्या कहते हैं, ठीक है। त्याग पत्र ले लिया। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ कि प्रोफेसर पाशा जी, ये रैंडी जॉर्ज का रेजिग्नेशन पीट हेग्सेथ ने लिया, आखिर पेंटागन में चल क्या रहा है इस समय? तो एक बड़े भूचाल का संकेत लग रहा है, जिस तरीके से ट्रंप के टीम में और खासकर वॉर डिपार्टमेंट में जिस तरीके से डिफरेंसेस लग रहे हैं, एक लंबी लिस्ट लोगों की निकल रही है जो रिजाइन कर रहे हैं। ये पूरा माजरा क्या क्या ये एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर ये जो लोग हैं जिनकी लिस्ट है, ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और वॉर सीक्रेट्स हो सकते हैं कि ईरान के युद्ध के ऐसे राज ये लोग शायद जानते होंगे, इसलिए और बार बार, क्योंकि पीट हेग्सेथ ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग फिट नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि दे आर नॉट फिट टू फॉलो द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज द रीजन दे बीन आस्क्ड टू लीव। इसका क्या मतलब है सर? जी, धन्यवाद नीलू जी। हर प्रोग्राम की तरह ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसके नतायज सिर्फ ट्रंप या अमेरिका में ही महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, इंग्लिश में एक वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ये सिविल वॉर की तरह एडमिनिस्ट्रेशन में ही हो रहा। ये स्टार्टिंग विद डायरेक्टर ऑफ द काउंटर टेररिज्म, जो उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद आर्मी चीफ ने रिजाइन किया, और कई लोग जो रिजाइन कर रहे हैं। इसके संकेत ये हैं कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। वो इंग्लिश में और एक सेंटेंस है, राइटिंग ऑन द वॉल, कि जो कुछ उनको दिखाई दे रहा है साफ, ट्रंप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कि मिलिट्रीली ये पेंटागन में अगर हो रहा है, तो जेराल्ड फोर्ड में जो टॉयलेट्स बंद थे या आग लगी, वो भी बताया जा रहा है कि रिवोल्ट था एक तरीके से वहाँ नेवी के सेलर्स का। और बहुत सारे जो बॉडी बैग्स आ रहे हैं, ये पीटर हेग्सेथ छुपा रहे हैं। असल में बहुत सारे लोग मरे हैं और जख्मी हैं, और बहुत कम आंकड़े बता रहे हैं। और जो खर्च हो रहा है सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और असल कॉस्ट जो है वो बताना नहीं चाहते अमेरिकन पब्लिक को या कांग्रेस को, या पूरी दुनिया को, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि खाड़ी के देश इसको फंड करेंगे। तो ये सब तरीके से जो है बोलते कुछ हैं ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और छुपाया जा रहा है कुछ, और असलियत कुछ और है। तो इस लिहाज से जो है ये अंदरूनी बगावत कह सकते हैं आप, रिवोल्ट। सिविलियन जो पेंटागन में हैं उनको पता है कि कितने लोग मरे हैं, जख्मी हैं, कितने प्लेन्स ईरान ने तबाह किया है, और इसराइल का कितना नुकसान हुआ, वो पूरा जो है लिस्ट होती है। और एक ना एक दिन
उभर के आएगी ये सब। तो इतने बड़े पैमाने पे ये जिसको बोलते हैं कवर अप, जैसा वाटर गेट में हुआ, निक्सन और उनके साथी डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रेक इन का जो हुआ, तो बहुत देर तक वो कवर अप करते रहे। लेकिन एक ना एक दिन पर्दाफाश हो गया, वो पब्लिक को, कांग्रेस को सब पता चला, और निक्सन को इन डिसग्रेस रिजाइन करना पड़ा, और जेराल्ड फोर्ड को वाइस प्रेसिडेंट थे उनको पावर देके। तो ये भी इतने बड़े पैमाने पे जो धांधलीबाजी बोलते हैं, कवर अप, ये हो रहा है। और इनसाइडर जो भी हैं, अब जैसा कि बताया, तुलसी गबार्ड भी ऑन हिज वे है, क्योंकि ट्रम्प और उनकी बन नहीं रही है। वो कुछ बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के बारे में, और ये बोलते हैं कि वो गलत बोल रही है, वो ओपनली इंसल्ट करते हैं। तो ये बहुत देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि जो भी अब इंचार्ज हैं, चाहे रूबियो हो, पीटर हेक्सेथ हो, कॉमर्स सेक्रेटरी हो, उन्होंने फेडरल चेयरमैन को हटा दिया। जो भी उनकी बात से डिफरेंसेस रखते हैं, या उनकी बात मानते नहीं, या साइकोफेंसी की तरह चापलूसी नहीं करते, तो उनको हटा दिया जाता है। जो कि वो असल पिलर्स हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, जो सच बताना चाहते हैं, और वो लंबे एक्सपीरियंस से बोलते हैं। वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जो भी कर रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं प्रेसिडेंट। नहीं, लेकिन ये तो और ये पाशा सर ये तो बहुत क्लियर है कि पीट हेक्सेथ और जो बाकी जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, और उनके और पीट हेक्सेथ के बीच में भी ठीक नहीं चल रहा था। आखिर क्या ये एक प्रोफेशनल डिस्पैरिटी तो नहीं है? क्योंकि आफ्टर ऑल पीट हेक्सेथ क्या थे? वो एक टीवी होस्ट थे। और आर्मी के जनरल्स उनको किस तरह से देखते होंगे, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं एक वॉर डिपार्टमेंट चलाने के लिए। तो ये हॉस्टिलिटी का कारण तो नहीं था। और अब एक ऐसे समय में पीट हेक्सेथ सारे संकेत दे रहे हैं और सारे डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आर्मी के कमांडर्स को ये चीज ना गवारा हो। जी, देखिए, कुछ महीने पहले पीट हेक्सेथ, उन्होंने एक टॉप मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी, और उन्होंने ओपनली इंसल्ट किया था ऑफिसर्स को। उनके बारे में बहुत ही, मतलब जनरल्स हैरान और परेशान हो गए कि ये वॉर सेक्रेटरी ऐसी बातें भी कर सकता है। ही हैज नो एक्सपीरियंस, ही हैज नॉट सीन ए वॉर। वो कोई जंग देखे नहीं, उनको ABCD भी जंग के बारे में मालूम नहीं है, और उनको बिठा दिया गया है। ही इज सच ए इग्नोरेंट पर्सन, इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट, निकम्मा है। और सभी जनरल ओपनली बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिफेंस से वॉर मिनिस्टर कर दिया, तभी भी अंदर से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये रॉन्ग मैसेज जाता है अमेरिकन पब्लिक को और पूरी दुनिया को, कि अब हम जंग लड़ते रहेंगे, और फोर्स, ताकत ही अल्टीमेट सोल्यूशन है इंडिया अमेरिका के प्रॉब्लम्स को, वगैरह बोल के। तो जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, वो जंग से और इंपीरियल वॉर से कवर अप करना चाहते हैं, जो कि सिद्धार्थ ने बताया। तो ये कवर अप हो रहा है मिलिट्रीली, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री कमजोर है, और जो सोल्जर्स अभी हैं वो ड्राफ्टेड हैं, वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है वो। तो इस लिहाज से जो है, कुछ एयरबोर्न डिवीजन, सील्स और मेरिन्स हैं, लेकिन बल्क फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा रशियंस यूक्रेन में एक्सपीरियंस करके हैं, या ईरान इराक वॉर में। तो इस लिहाज से जो पेंटागन में रिवोल्ट होना है बहुत बड़ी बात है। इसके संकेत हैं कि जो भी अमेरिका करने को जा रहा है, उसमें ओपनली जो है अपोज कर रहे हैं, और ये अनअचीवेबल गोल्स हैं। देखिए, एक महीने से कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं दिन रात इसराइल और अमेरिका। तो रिजीम चेंज ना हुआ, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस हुआ, ना बिल्कुल। ईरान झुका या सरेंडर हुआ, कुछ भी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद पड़ा है, और हर दिन निशाना हो रहा है ईरान का सभी खाड़ी देशों पे, इसराइल पे। तो उनको पता है कि असल हालत क्या है ग्राउंड में, और अमेरिका की फौज कैसे फंस सकती है। और खार्ग आइलैंड जो है बहुत खतरनाक होगा, या 82nd बोर्न एयरबोर्न डिवीजन अंदर उतार के यूरेनियम को सीज करना, ये सुइसाइड मिशन होगा,
क्योंकि ईरानियन जप रहे हैं, हर कोने कोने चप्पे चप्पे पे पहाड़ियों में हर तरफ वो छुपे हुए हैं, और इनको जो है मार मार के जो है मौत के घाट उतार देंगे। तो इस लिहाज से पेंटागन में जो भी हो रहा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। छुपाया जा रहा है एक्चुअल कैजुअलिटी को, एक्चुअल डिफेंस इक्विपमेंट कितना बर्बाद हुआ वो भी छुपा रहे हैं, और कॉस्ट भी छुपा रहे हैं, क्योंकि वो अब खाड़ी के देशों को इतना दबाव डाल रहे हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है हम उसको सीज करके वार कॉस्ट को ऐड कर देंगे बोल के यहाँ तक नौबत आ गई है। और ये खाड़ी के देश इतने डरे हुए हैं, डरपोक हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो यरगमाली बन गए हैं। जैसा रूस का सीज किया था $300 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज, अब ये इनके इन्वेस्टमेंट अगर ले लिए गए कि हमने इतना नुकसान उठाया इस जंग में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मुंह तक नहीं खोल पाएंगे, और किसके पास जाएंगे, कहाँ जस्टिस को, क्योंकि उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, ये पर्सनल डिसीजन था ये रूलर्स का। तो इस लिहाज से उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जब्त भी कर लिया तो अमेरिका चुपचाप रहेंगे और बताएंगे भी नहीं। तो इस लिहाज से जो है ये सिविलियंस का रिजाइन करना और तुलसी गब्बार्ड और भी हो सकते हैं, क्योंकि मेनी हेड्स विल रोल, मेनी स्केलेटन्स इन द कबोर्ड विल कम आउट, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है। सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री ही नहीं, लेकिन एज ए सुपर पावर इट इज डिगिंग इट्स ओन ग्रेव, अपनी ही जो है खबर खोद रहे हैं, और रशिया और चाइना का बड़ा फायदा होगा इसमें। तो इस लिहाज से जो है कोई भी यूरोपियन देश, नाटो देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया भी हो, उनके साथ नहीं जाना चाहता था। अमेरिका के मोदी भी इतने करीब जो हैं इजराइल और अमेरिका, वो भी दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आग में कूदना होगा, सुइसाइड करना होगा, सती के बराबर अपनी जान को गंवाना होगा। तो ये अमेरिका को लेके डूबने का मिशन पे चले गए हैं, मिशन इम्पॉसिबल। तो इस लिहाज से जो है वो जो भी हो रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग है मेरे ख्याल से, और मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा अमेरिका, जिससे वो रिकवर नहीं कर पाएगा शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग रन में। पूरी दुनिया इसको झेलेगी, और गैस, तेल, फाइनेंशियल मार्केट, सप्लाई चेन्स वगैरह। जी लेकिन सिद्धार्थ, जो जो अभी प्रोफेसर पाशा भी कह रहे थे और आपने भी उसका हिंट दिया शुरू में, कि अगर इन सारे मिलिट्री जनरल्स और कमांडर्स के पास वो राज हैं युद्ध डिपार्टमेंट के या वॉर डिपार्टमेंट के, जो कि अब पब्लिक में नहीं आएगा, तो क्या गारंटी है कि ये इन सबको निकालेंगे और वो बाद में बोलेंगे नहीं? वहां तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज रैंडी जॉर्ज को अगर इस्तीफा दिया गया है, क्या रैंडी जॉर्ज कल मीडिया से वहां बात नहीं कर सकते? ये सारी चीजें, सब कोई जनरल डरावने तो नहीं है ना कि आपकी उनकी बुक आप बैन कर देंगे, फिर वो बोलेंगे भी नहीं, हम चुप रहेंगे। वहां पे तो ऐसा माहौल है नहीं। तो क्या ये जो सारे राज हैं, ईरान और इजराइल युद्ध के राज, अब क्या ये सारे आर्मी जनरल्स और कमांडर्स, जिनकी लिस्ट एक लंबी है कि उनको निकाला जा सकता है, क्या अब उनके जरिए ये ईरान और युद्ध की असलियत पता चलेगी, ईरान इजराइल की? देखिए, इसमें राज वगैरह की कोई बात नहीं है कि किसने किसको क्या बोला। सीधी सीधी बात यह है कि अब आपको हमको समझ लेना चाहिए कि ट्रम्प की टीम में अब कोई व्यक्तिगत मतभेद रहे नहीं। मतभेद जो हैं वो सैद्धांतिक हो गए हैं। ट्रम्प और ट्रम्प के जनरल दोनों ही संविधान की शपथ लेते हैं। तो संविधान की शपथ में तो निर्दोष नागरिकों को मारना लिखा नहीं है। अब भले ऊपर से कहीं से ऑर्डर भी आ जाए, तो जिस संविधान की शपथ से ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने हैं, उसी संविधान की शपथ लेके कोई वहां पर क्या सबसे बड़ा जनरल भी बना है। उस संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि आपको निर्दोष नागरिकों को मारना है। ट्रम्प साहब अब बोल रहे हैं कि आप ईरान में जाइए, स्कूल पे बम मारिए, ब्रिज पे बम मारिए, दवा बनाने वाली कंपनी पे बम मारिए, यूनिवर्सिटी पे बम मारिए। अब जनरल साहब लोगों को पता है कि ये एक माफिया जैसा काम होता है। कल को अगर ये मामला खत्म होता है और फंसते हैं, तो ट्रम्प साहब नहीं फंसेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब बोलेंगे मैंने अगर बोला तो कहाँ लिख के थोड़े बोला, तुम अपने मन से मार दिया, वो बात उलट जाएंगे। इसीलिए कोई भी सिद्धांत, राजनीति, किसी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा को समर्थन करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो करने के लिए अगर कोई गैर कानूनी रास्ते से आपको करने कहा जा रहा है, पावर आपके पास हो भी, तो आप उसको कर नहीं सकते। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग और टोक्यो में वार क्राइम की अदालतें बैठी थी। उसमें हिटलर और हिरोहितो की पूरी टीम, चाहे वो नेता हो या जनरल, उन सब के ऊपर केस चला था। उस पर हिटलर पर भी केस नहीं चला और हिरोहितो पर भी नहीं चला, लेकिन इन दोनों के जनरलों पर चला, इन दोनों के नेताओं पर चला।
और जिन जिन आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए उन्हें फांसी दी गई। इसका मतलब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना गया, मतलब मानवता के खिलाफ अपराध माना गया। तो अमेरिका के जो जनरल हैं वो आज समझ रहे हैं इस चीज को कि मैं यहाँ पर ट्रंप साहब का नौकर बन के नहीं हूं, ट्रंप साहब मेरे मालिक नहीं है, अमेरिका का संविधान मेरा मालिक है। और अमेरिका के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि तुमको किसी पागले की बात सुन के किसी निर्दोष के ऊपर बम मारना चाहिए। अगर उसकी बात सुन के मैं मार देता हूं, मैं आपकी बात सुन के किसी पड़ोसी को थप्पड़ मार के आऊंगा और पड़ोसी कोर्ट में चला क्या कहते हैं पुलिस थाने में जाएगा, पुलिस मुझे कहेगा मैं क्या करूं, उन्होंने बोला मैं मारा, वो आपको नहीं पुलिस पकड़ेगा, पकड़ेगा मुझे क्योंकि थप्पड़ तो मैंने मारा था। तो कभी भी अगर ईरान के ऊपर जो आज बम गिर रहे हैं वो अगर नागरिक ठिकानों पर गिर रहे हैं तो ट्रंप साहब तो बटन नहीं दबा रहे हैं ना, दबाने वाला तो जनरल है। तो जनरल कह रहा है मैं क्यों दबाऊं भाई बटन, मैं क्यों दबाऊं, मैं गलत काम क्यों करूं, तुम भले हो सकते हो राष्ट्रपति हो, लेकिन जिस संविधान के तहत तुम शपथ लेके आए हो उसी संविधान के तहत मैं भी शपथ लेके आया हूं। और उस संविधान में कहीं पर भी निर्दोष नागरिकों को मारना नहीं लिखा हुआ है। तुम पागल हो गए हो, तुम लिखते रहो, तुमको अगर करवाना है किसी दूसरे से करवा लो, हम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से होगा ये कि इसके बाद वो दूसरे को भी लाएंगे ना, तो कोई दूसरा जनरल भी आएगा उसके सर पर भी तो यही सरदर्द रहेगा। मतलब समस्या ट्रंप साहब नहीं है, ट्रंप समस्या है अमेरिका का संविधान। जो भी जनरल आएगा वो ट्रंप साहब के पसंदीदा हो या ट्रंप साहब का पसंदीदा नहीं हो, वो ट्रंप साहब का नौकर नहीं है। वो अमेरिकी संविधान के तहत वो जनरल बना हुआ है। अमेरिका का संविधान कहीं नहीं लिख कहता है कि अमेरिका की सेना को युद्ध जीतने के लिए स्कूलों के ऊपर बम फोड़ना है, अस्पतालों के ऊपर बम फोड़ना है, यूनिवर्सिटी के ऊपर बम फोड़ना है, पुलों को गिराना है, ये किसी संविधान में नहीं लिखा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे पहले दुनिया में 2 बार टोक्यो में और न्यूरमबर्ग में जिन जिन जनरलों ने बम गिराया था उनको फांसी हुई थी। तो जनरल लोग समझते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो जानते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रंप का वेतन भोगी नहीं हूं कि ट्रंप बोले उल्टा लटक जाओ, ट्रंप बोले कपड़ा खोल के नाचना शुरू करो, तो मैं कोई उनका वेतन भोगी नहीं हूं, गलत काम बोलेंगे मैं नहीं करूंगा। ये समस्या में ट्रंप साहब फंसे हुए हैं। उनको तो लगा था कि मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हूं, जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा, लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर हो सकते हैं आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे लेकिन आपके गलत काम करने के लिए हम नहीं है। मेरे ख्याल से ये हम सभी लोगों के लिए एक सीख है, क्योंकि विचारधारा सिद्धांत या राजनीतिक दल के नाते हम भी किसी एक विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन उस विचारधारा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप गलत काम के द्वारा वहां नहीं जा सकते। साधन साध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स एंड एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलत रास्ते से सही उद्देश्य को भी आप नहीं पहुंच सकते। तो ये मेरे ख्याल से अमेरिका का जो सिस्टम है ना, अमेरिका का जो संविधान है, वहां पर के नागरिकों का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ये सब आपको बता रहा है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप साहब की अभी एक हफ्ता पहले पिछले संडे को 1 करोड़ लोग अमेरिकी नागरिक सड़क पे उतर गए थे। तो वो जब अमेरिकी नागरिक सड़क पर उतरते हैं तब जनरलों को भी लगता है कि भैया कल मैं ईरान के ऊपर बमबारी करूंगा, ईरान तो बाद में मुझे डांटेगा, दुनिया तो मेरे ऊपर बाद में केस करेगी, मेरे घर के लोग, मेरे पड़ोसी, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे कहेंगे कि तुमको पागल हो गए थे तुम, मैं भी तुम्हारी बच्ची हूँ, मेरे जैसी कोई बहनें पढ़ रही थी ईरान में, उसके ऊपर बच्चियों के ऊपर तुमने बम क्यों मारा। अब क्या हो गया, अमेरिकी समाज ही पूरा का पूरा ट्रंप साहब के खिलाफ जा रहा है। पहले तक पिछले हफ्ते तक अमेरिका की जनता सड़क पे आई हुई थी, आज उनके अंदर का सिस्टम ही उनके खिलाफ जा रहा है। ये समस्या आई हुई है। ठीक है, मैं अंतिम कमेंट लूंगी पाशा सर से, फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि पाशा सर अब हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक अत्यंत जो भूचाल वाली जो एक स्थिति है वो क्या अमेरिकी प्रशासन में दिख सकती है? और अभी तो ये युद्ध वाला डिपार्टमेंट है, वॉर डिपार्टमेंट है, अभी हो सकता है कि ऐसे कई और डिपार्टमेंट्स नजर आए जहां पर ट्रंप के खिलाफ एक भयानक बगावत शुरू हो जाए। जी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी में भी जो है आवाजें बहुत तेज होती जा रही हैं कि 3 बार जो है वॉर पावर्स एक्ट ट्रंप की पावर्स को कंटेन करने की प्रयास हुआ, लेकिन चूंकि उनकी मेजॉरिटी है वो नैरोली डिफीट हो गई। तो ये सब जनता देख रही है और रिपब्लिकन पार्टी जो टॉप लीडर्स हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि इस जंग के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और जो भी ट्रम्प कर रहे हैं आर्थिक स्थिति पे क्या इम्प्लीकेशन होगी और ट्रम्प की स्टैंडिंग पे क्या होगी और उनकी पार्टी के ऊपर क्या होगा। तो ये पार्टी लीडर्स भी जो है देख रहे हैं एक के बाद रिवॉर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे हैं, जनरल्स जो बयान दे रहे हैं,
और जो भी रिजाइन कर रहा है वो चुप बैठेगा नहीं। जैसा कि आपने बताया, जो डायरेक्टर थे काउंटर टेररिज्म के, उन्होंने खुला लेटर लिखा कि इसराइल के दबाव में आके ट्रंप ने ये किया। तो दूसरे ऑफिशियल जो रिजाइन कर रहे हैं, प्रेस उनको छोड़ेगी नहीं। अगर चुप भी रहना चाहते हैं तो बम्बार्ड करेंगे घर के पास, दिन रात वहां जाके बढ़ जाएंगे, आप असलियत क्यों रिजाइन करे बताइए। तो एक ना एक दिन जो है वो सच है उगल के आएगा। ट्रुथ विल प्रिवेल अल्टीमेटली, मेरा ये मानना है। तो चूंकि अमेरिका ऐसी डेमोक्रेसी है, कोई भी चीज वहां छुप नहीं सकती, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो या वाटरगेट हो, ये बहुत सारे स्कैंडल्स, लेविन जो क्लिंटन के साथ हुआ वो स्कैंडल वगैरह, तो बारीकी से जो है स्क्रूटिनाइज करती प्रेस वहाँ। और हालांकि ये राइट विंग प्रेस जो है, मॉडरेज के अंदर बहुत सारे चैनल्स खरीद लिए हैं, फॉक्स ये भी से जेड तक आ गया है, तो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वो सच थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं, नॉट फॉर एवर। यू कैन फूल ए पीपल फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर एवर। तो इस लिहाज से जो है रिपब्लिकन पार्टी भी बहुत सीरियसली इवेलुएट कर रही है, और मेरे ख्याल से वहां रिवॉर्ड भी होगा कि जो कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दे रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट चल रहे हैं, काउंटी में शुरू हो गई है कैंपेनिंग। और वो कैंपेनिंग में सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रम्प जो है गलत काम कर रहे हैं, और अमेरिका की आर्थिक स्थिति बैड से वर्स हो रही है, खराब हो रही है, और मिडिल क्लास पिसा जा रहा है। और जो है हर दिन जब वो काम पे जाते हैं, पेट्रोल डलाना पड़ता है उनकी कारों में, डीजल डलाना पड़ता है उनके व्हीकल्स में। तो हर दिन जो है उनको ये पॉकेट चुभता है। और ग्रोसरी और जो भी चीजें हैं, हर चीज महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, रेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। इट इज पर्कुलेटिंग टू एवरी अमेरिकन फैमिली। और उनकी तनख्वाहें स्टैटिक हैं। इस लिहाज से जो है ये पूरे इकोनॉमी पे और दुनिया में जो भी हो रहा है सोशल मीडिया से, कि चीन और रूस जो है बैठ के देख रहे हैं, ईरान हारने वाला नहीं है, और दूसरे अलाइज जो है बाइस बाइस स्टैंडर्ड हैं, वो भी कुछ नहीं, अलग थलग है बोल के। तो अमेरिका का इमेज, ट्रम्प का इमेज, रिपब्लिकन पार्टी का इमेज स्टेक है। इस लिहाज से जो है ये मत समझिए कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इक्का दुक्का रिजिग्नेशन होगा, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक पॉलिटिकल अर्थक्वेक अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में होने वाला है। और इसका फायदा ज्यादातर इंडिपेंडेंट्स को और डेमोक्रेटिक पार्टी को होगा। मेरे ख्याल से सिस्टम ट्रम्प शेकअप कर रहे हैं, जिसका आइदर इम्पीचमेंट होगा, या तो उनको रिमूव किया जाएगा, या तो हारेंगे नवंबर इलेक्शंस में। लेकिन ये कीमत जो है पूरी दुनिया के लोग को अदा करना होगा कि ये दो नेतन्याहू और ट्रम्प जो भी कर रहे हैं अपने पर्सनल पावर में रहने के लिए, स्वार्थ के लिए, ये वार क्राइम्स ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी ये मामला जाएगा, क्योंकि ईरान छोड़ेगा नहीं हाँ कि जो भी बच्चे मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जी जी। हाँ सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो रहा है। हाँ बोलिए। बहुत संक्षेप में, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब जिस तरह का पागलपन कर रहे हैं और जितना वो पावरफुल हैं, ये पूरी दुनिया को ये बताता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में, वो अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, बहुत ज्यादा आप पावर दे देते हैं। तो पिछले बार जो 4 साल पहले ट्रम्प आए थे, यही ट्रम्प इस तरह का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार ट्रम्प इस तरह का पागलपन कर रहे हैं। तो दुनिया को समझना चाहिए, किसी जी एक व्यक्ति के हाथ में आप बहुत ज्यादा पावर दे देंगे तो वो बम तो मारेगा ईरान पे, लेकिन गैस मेरे घर का बंद हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल। थोड़ा सा सत्ता विकेंद्रीकरण के बारे में लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा पावर देना समझदारी नहीं होती है। चलिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे मोदी जी भी ये सबक ले ले, कुछ देख ले कि क्या हो रहा है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन पे। उस पर कभी और एपिसोड करेंगे, समय खत्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर पाशा, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।